हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैकियावेली को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने मैकियावेली के जीवन के बारे में देखा था। फिर मैकियावेली की कौन कौन सी बुक्स हैं उसके बारे में स्टडी किया था, और मैकियावेली की स्टडी के क्या क्या अप्रोचेस थे उनके बारे में हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक क्यों कहा जाता है, फिर इसने शासन के ऊपर क्या विचार दिए हैं, शासन का वर्गीकरण कैसे किया है ना। इन सब चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं पार्ट 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली। ठीक है, द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। बार बार ये कॉलेज के एग्जाम में या आप कभी ग्रेजुएशन किए होंगे तो वहां पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन वहां पे उठते हैं। ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज पहले बता दे रहा हूं कि मैं आपको लास्ट में जो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, या कोटेशन आप बोल लें, कोटेशंस को मैं लास्ट में सारे कोटेशंस को एक साथ दे दूंगा आपको। तब आप अभी यहाँ पे कोटेशंस के लिए प्लीज परेशान ना हो। चलिए, तो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली को क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं। यहाँ पे प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, राजनीतिक विचारक, देखो एक सिंपल सी बात है कि इसको प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो इसने क्या किया, धर्म को राजनीति से अलग किया। धर्म को राजनीति से अलग किया। दूसरी बात, इसने राष्ट्र राज्य की अवधारणा, राष्ट्र राज्य की अवधारणा पहली बार इसने दी। तीसरी बात हमें क्या समझना है, संप्रभुता का विचार, संप्रभुता का अप्रत्यक्ष विचार। ठीक है, अप्रत्यक्ष विचार इसने दिया। लेकिन अगर संप्रभुता शब्द आ जाए तो संप्रभुता का जो वास्तविक विचार दिया है वो दिया है बोंदा ने। ठीक है, फिर इसने क्या किया है, इसने विज्ञान, तर्क को बढ़ावा दिया। फिर जो मध्यकाल की परंपराएं थी, मध्यकाल की परंपराओं का विरोध किया। ठीक है, तो ये इसी कारण से इसको प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें अपनी बुक में, या जैसे मर्जी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। मैकियावेली यथार्थवादी राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत करने वाला तथा आधुनिक राष्ट्र का अग्रगामी विचारक है। ठीक है, पहली चीज आपको क्या समझना है, मैकियावेली कैसा विचारक है, यथार्थवादी विचारक है। ठीक है। दूसरा, इसने पहली बार जो है आधुनिक राष्ट्र का विचार प्रस्तुत किया। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है नेट के पेपर में कि राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार मैकियावेली ने किया। ठीक है। मैकियावेली प्रेजेंटेड अ रियलिस्टिक पॉलिटिकल फिलोसफी एंड वाज अ पायनियर थिंकर ऑफ द मॉडर्न नेशंस। ठीक है, ये मॉडर्न नेशंस का क्या है, पायनियर थिंकर है। इसने पहली बार रियलिस्टिक पॉलिटिकल थॉट को दिया। ठीक है, इसको रियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर्स का फादर भी कह सकते हैं हम। फिर आगे देखिए, देखो जब आप आगे पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में
तो वहां पे भी आप यथार्थवाद पढ़ते हैं, तो वहां पे यथार्थवाद का जनक मार्गेंथाउ है, ठीक है। लेकिन मार्गेंथाउ से बहुत साल पहले, लगभग 400-500 साल पहले मार्गेंथाउ से पैदा हुआ, और यथार्थवाद की पहली जो विचारधारा थी इसी के विचारों में देखने को हमें मिलती है। मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन को वैज्ञानिक और यथार्थवादी स्वरूप प्रदान किया। तो ये पॉइंट्स क्या हैं, कुछ आपको याद रखने हैं। क्यों किया मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन को वैज्ञानिक और यथार्थवादी स्वरूप क्यों प्रदान किया? क्योंकि मैकियावेली जो था अपने युग से प्रभावित था। उसके समय में जब वो पैदा हुआ तो मध्यकाल यूरोप में क्या था, यूरोप में मध्यकाल का प्रभाव बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे पुनर्जागरण का भी प्रभाव आ रहा था। तो इसने अपने चिंतन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, और धर्म में जो अंधविश्वास बने हुए थे, धर्म धर्म के अंदर जो अंधविश्वास थे, उन अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैकियावेली ने धर्म व नैतिकता का पृथक्करण किया और संप्रभु राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो धर्म और नैतिकता को पृथक करने के कारण ही मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। मैकियावेली गेव अ साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक फॉर्म टू पॉलिटिकल थिंकिंग। Machiavelli separated religion and morality and gave the concept of sovereign nation state, ठीक है। संप्रभु राष्ट्र राज्य की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो संप्रभु राष्ट्र राज्य की अवधारणा सबसे पहले जो है मैकियावेली के विचारों में देखने को मिलता है, ठीक है। मैकियावेली ऐसा क्यों कर रहा है? ये सारी बातें ऐसा इसलिए कर रहा है मैकियावेली क्योंकि जो मध्यकाल था, मध्यकाल में राष्ट्र राज्य की अवधारणा क्या हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी या लुप्त हो चुकी थी। वहां पे मध्यकाल में चर्च का प्रभाव बन चुका था, पोप की निरंकुशता आ चुकी थी। इसीलिए मैकियावेली चाह रहा है कि एक सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें धर्म का प्रभाव राजनीति के नीचे हो, ठीक है। धर्म का महत्व क्या हो, राजनीति के नीचे आए, यानी राजनीति राष्ट्र राज्य सर्वप्रथम है, धर्म क्या है, सेकेंडरी है। तो इसी कारणों से मैकियावेली चाह रहा है कि जो अब तक धर्म का प्रभाव बना हुआ है, पोप की निरंकुशता बनी हुई है, चर्च की प्रधानता बनी हुई है, राजनीति का जो क्षेत्र जो है नीचे चला गया है। अब मैकियावेली कह रहा है कि राजनीति का क्षेत्र क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का सेक्टर ऊपर आना चाहिए, शासन प्रशासन ऊपर आने चाहिए, और धर्म और नैतिकता धीरे धीरे क्या होनी चाहिए, नीचे जानी चाहिए, ठीक है। देखो मैकियावेली ने मध्ययुगीन जो धारणाओं का विरोध किया, जिसमें क्या था, मध्य युग में पॉप का प्रभुत्व था। पॉप उसको कहते हैं जो क्या होता है, चर्च का पुजारी होता है, चर्च का पुजारी, ठीक है। मैकियावेली ने क्या किया, मध्य युग की धारणाओं का विरोध किया। अब मध्य युग की क्या क्या धारणाएं थी, मध्य युग में पोप का प्रभुत्व था, सामंतवाद का प्रभाव ज्यादा था, ठीक है। अब मध्य युग में राजनीति क्या हुई थी, राजनीति निम्न स्तर पर पहुंच चुकी थी, पोप की निरंकुशता व्याप्त थी, सामंतवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। इसीलिए मध्य युग की जो धारणाएं थी, मध्य युग की धारणाओं का विरोध मैकियावेली करता है, और अपने राजनीतिक चिंतन में यथार्थवाद, वैज्ञानिक तर्क, इन सब चीजों का प्रभाव उसके चिंतन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसने आगे क्या किया, और उसने लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्र को क्या कर दिया, अलग कर दिया। यानी भौतिक जगत अलग है और आध्यात्मिक जगत अलग है। यानी चर्च, पोप की निरंकुशता या पोप का प्रभाव, ये धर्म का प्रभाव, धर्म का क्षेत्र क्या है, अलग है, आध्यात्म का क्षेत्र अलग है, और जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भौतिक वर्ल्ड है, ठीक है, वो क्या है, अलग है। राजनीतिक चिंतन को मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों के प्रभाव से मुक्त करके उसने क्या किया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की या राज्य की नींव रखी, ठीक है। Machiavelli opposed medieval concepts which included the dominance of the pope and feudalism, ठीक है। उसने मध्यकाल की परंपरा का क्या किया है, विरोध किया है, अपोनेंट किया है। क्यों किया है, क्योंकि उस समय पोप का डोमिनेंस बना हुआ था और फ्यूडलिज्म का डोमिनेंस बना हुआ था। ही सेपरेटेड द वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअली स्फीयर्स। उसने वर्ल्ड और स्पिरिचुअल दो जो सेक्टर्स हैं उसको अलग किया उसने, ठीक है। यानी उसने लौकिक, लौकिक का मतलब होता है संसार, ठीक है। उसने संसार और आध्यात्मिक जगत या स्वर्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है,
इन दोनों को सेक्टर्स को अलग कर दिया उसने, ठीक है। ही फ्रीड पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिवल रिलीजियस डॉगमस एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ अ सेकुलर स्टेट, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक सेकुलर स्टेट का जो बेस बनाता है, फाउंडेशन बनाता है। अब देखिए, मैकियावेली संप्रभुता की धारणा का अप्रत्यक्ष प्रतिपादक माना जाता है, ठीक है। अब यहां पे समझना, अब आपके सामने एक कमेंट है कि संप्रभुता की प्रत्यक्ष अवधारणा, ये संप्रभुता का विचार किसने दिया? संप्रभुता का विचार, ये संप्रभुता का जनक कौन माना जाता है? हु इज द फादर ऑफ सॉवर्निटी, ठीक है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। लेकिन मैकियावेली के विचार में हमें संप्रभुता के विचार इनडायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। कैसे? क्योंकि उसने धर्म का क्षेत्र अलग कर दिया, राजनीति का क्षेत्र अलग कर दिया, और उसने राजनीति को एक स्वतंत्र रूप में आगे बढ़ने का मौका दिया, ठीक है। यानी कि उसने एक कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करके, राजनीति का वर्चस्व बढ़ा करके, राजनीति को सर्वोच्च महत्व देकर के एक संप्रभु राष्ट्र राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन वो कर देता है। मैकियावेली को नव राजनीति विज्ञान या आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक भी माना जाता है। बहुत सारे कारण हैं। एक तो उसने धर्म को राजनीति से अलग किया, दूसरा उसने मध्यकाल में जो परंपराएं, रूढ़ियां विद्यमान थी उसका विरोध किया, चर्च की निरंकुशता का विरोध किया, वो अध्यथार्थवाद का समर्थन करता है, अपने चिंतन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रीजन से मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहने का कारण है कि उसने राजनीति को क्या कर दिया, नैतिकता और धर्म से अलग कर दिया, ठीक है। यानी राजनीति का क्षेत्र क्या होगा, अलग होगा, और धर्म और नैतिकता दूसरी तरफ होंगे, ठीक है। धर्म और नैतिकता का काम हो सकता है कि वो ईश्वर के मार्ग में या ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक हो, लेकिन राजनीति का क्षेत्र क्या है, राजनीति के क्षेत्र में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में ईश्वर का स्थान अगर आ जाएगा तो मैकियावेली को पता था कि फिर वही मध्यकाल वाली स्थिति दोबारा से आ जाएगी जो पहले मध्यकाल में विद्यमान थी। मध्यकाल को अंधकार के युग के नाम से भी जानते हैं, डार्क एज भी इसको बोला जाता है। मैकियावेली इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यू पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। The reason for calling Machiavelli the first modern political thinker is that he separated politics from moral and religion, ठीक है। उसने पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया, उसने राजनीति को अलग कर दिया, किससे, मोरलिटी एंड रिलीजियन से, धर्म और राजनीति से पृथक कर दिया। धर्म को राजनीति से उसने पृथक कर दिया, ठीक है। मैकियावेली का विरोध नहीं, देखिए मैकियावेली नैतिकता का विरोधी नहीं है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि मैकियावेली नैतिकता का विरोधी है, नहीं, मैकियावेली ने कभी भी नैतिकता का विरोध नहीं किया। वरन उसने क्या किया है, नैतिकता के प्रति वह उदासीन था, यानी उसका नैतिकता से कोई लेन देन नहीं। जो व्यक्ति नैतिक बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन जो एक राजा होगा उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं होगी, ठीक है। उसका राज्य, एक राजा का उद्देश्य यही होगा कि राज्य का विस्तार करे, ठीक है, राज्य का विस्तार करे, यानी कि सार्वभौमिक अहमवाद, सार्वभौमिक अहमवाद, यानी एक राजा का क्या कर्तव्य होगा कि वह सार्वभौमिक अहमवाद को फॉलो करे, यानी कि वो अपने राज्य के विस्तार को हमेशा बढ़ाता रहे, वो नैतिकता से कोई लेना देना उसका नहीं होना चाहिए। फिर मैकियावेली आगे भी कहता है कि राजा को कभी भी नैतिक नहीं होना चाहिए, बल्कि नैतिकता का दिखावा करना चाहिए, जनता को यह लगे कि राजा हमारा नैतिक है, जबकि उसे क्या होना चाहिए, जबकि राजा को एक नैतिकता के प्रति क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, ठीक है। मैकियावेली इटली को फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन आदि यूरोपीय देशों की तरह एक राष्ट्र राज्य बनाना चाहता था, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था, लेकिन धर्म व पॉप की निरंकुशता आ चुकी थी, चर्च की निरंकुशता के कारण उसके मार्ग में बाधा बन रही थी, ठीक है। मैकियावेली ने इटली को राष्ट्र राज्य क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि धर्म व जो पोप की निरंकुशता थी, चर्च की प्रभुत्व जो बना हुआ था, चर्च का जो प्रभुत्व, चर्च का जो शासन बना हुआ था, राजनीति पर प्रभाव था जो चर्च का, जो धर्म का, जो नैतिकता का, यही सब क्या हो रहे थे, यही सब इटली को राष्ट्र राज्य बनने में बाधा पहुंचा रहे थे। तो मैकियावेली का यही उद्देश्य था
कि जो ये मध्यकाल की परंपराएं थी, धर्म, चर्च, पोप, इन सब जो ये बाधक बन रहे थे राष्ट्र राज्य बनने में इटली को, तो ये मैकियावेली यही चाह रहा है कि धर्म, पोप, इन सब की प्रभुत्व क्या हो, धीरे धीरे कम हो जाए। ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। मैकियावेली इटली को फ्रांस, स्पेन आदि यूरोपीय देशों की तरह राष्ट्र राज्य बनाना चाहता था, परंतु धर्म और पोप की सत्ता उसके मार्ग में क्या बन रही थी, बाधक बन रही थी। तो मैकियावेली का एक ही उद्देश्य था कि पोप और धर्म और चर्च, इनके प्रभाव को क्या किया जाए, कम किया जाए, या इनके प्रभाव को समाप्त किया जाए। समाप्त कैसे होगा, वैज्ञानिक तर्क से और निरंकुश राजतंत्र से। निरंकुश राजतंत्र लाया जाएगा जिसमें राजा के पास पूरी शक्तियां होंगी, राजा एक निरंकुश होगा, और धर्म, पोप, चर्च, ये सब क्या होंगे, निरंकुश राजतंत्र के नीचे होंगे। ठीक है। इसीलिए वह इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मुख्य जिम्मेदार जनता या राजा या उच्च वर्ग को नहीं मानता, बल्कि कहता है कि इटली का जो पतन हुआ उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, चर्च है। ठीक है। इटली के नैतिक पतन के लिए मैकियावेली किसको जिम्मेदार मानता है, चर्च को मानता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा है मैकियावेली, क्योंकि मैकियावेली कह रहा है कि इटली एक राष्ट्र राज्य नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका, क्योंकि पोप, धर्म, चर्च, अंधकार, रूढ़िवादिता, ये सब ऐसे कारण थे जो इटली को एक महान राष्ट्र बनने में या इटली का एकीकरण होने में क्या कर रहे थे, ये रोक रहे थे। ठीक है। इटली के नैतिक अपकर्ष यानी कि इटली का जो विनाश होता है, इटली का जो विभाजन होता है, विखंडन होता है, उसके पीछे किसका प्रभाव था, उसके पीछे चर्च का प्रभाव मैकियावेली महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है। आगे देखते हैं। उसने सैद्धांतिक रूप से, मैकियावेली ने क्या किया है, मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप से यानी सिद्धांत में उसने राजतंत्र का शासन अच्छा माना, लेकिन उसने व्यवहारिक रूप में गणतंत्र को अच्छा माना। अब यहां पे ऐसा क्यों कह रहा है, अब यहां पे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। देखो मैकियावेली कह रहा है कि राजतंत्र क्या है, सैद्धांतिक, लेकिन गणतंत्र को वह क्या मानता है, व्यवहारिक मानता है। ऐसा राजतंत्र गणतंत्र वह क्यों बताता है, क्योंकि मैकियावेली का मानना है कि राजतंत्र और गणतंत्र जो शासन व्यवस्थाएं बनेंगी वो किस आधार पर बनेंगी, लोगों के चरित्र के आधार पर, लोगों के स्वभाव के आधार पर, लोगों के स्वभाव और चरित्र के आधार पर। शासन व्यवस्था का वर्गीकरण उसने किया, शासन व्यवस्था का वर्गीकरण किया उसने। ठीक है। अब यहां पे समझो, वो कह रहा है कि राजतंत्र सिद्धांत में अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि जहां पे लोग, ठीक है, जहां पे लोग लालची होंगे, जहां पे लोग लोभी होंगे, जहां पे लोग लालची और लोभी होंगे, वहां पे उसने क्या बोला, वहां के लिए निरंकुश राजतंत्र अच्छा है। लेकिन वहीं पे मैकियावेली आगे कहता है जहां पे लोग सद्गुणी होंगे, ठीक है, जहां पे लोग नैतिक रूप से अच्छे होंगे, वहां के लिए उसने क्या बोला, वहां के लिए उसने बोला कि गणतंत्र का शासन सबसे अच्छा है। ठीक है। तो व्यवहारिक रूप से क्या बोल रहा है कि व्यवहारिक रूप में जो शासन उसने समर्थन किया, व्यवहारिक रूप में सबसे अच्छा शासन क्या है, गणतंत्र है। लेकिन सैद्धांतिक रूप में उसने बोला कि सैद्धांतिक रूप में राजतंत्र क्या है, अच्छा है। इन दोनों में आप डिफरेंस करके आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। He supported monarchical rule in theory, but practical he supported republican rule. ठीक है। Machiavelli is not considered political philosopher because his ideas lack epistemological elements. देखो जो मैकियावेली है उसको राजनीतिक दार्शनिक हम नहीं कह सकते। ठीक है। उसको हम क्या नहीं मानते, उसको दार्शनिक नहीं मानते। जैसे कि
हम ये नहीं कह सकते कि मैकियावेली पॉलिटिकल फिलोसोफर है। प्लेटो अरस्तु को आप पॉलिटिकल फिलोसोफर मानते हो, लेकिन मैकियावेली को आप पॉलिटिकल फिलोसोफर नहीं मानते। ठीक है, मैकियावेली राजनीतिक विचारक तो है, ध्यान रखना, राजनीतिक विचारक है, ये राजनीतिक विचारक है, लेकिन ये राजनीतिक फिलोसोफर नहीं है, पॉलिटिकल फिलोसोफर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने, इसके जो विचार हैं, इस विचार में ज्ञान मीमांसक तत्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जिस विचारक के विचारों में ज्ञान मीमांसक तत्व पाए जाएंगे, यानी एपिस्टिमोलॉजिकल एलिमेंट्स पाए जाएंगे, वही विचारक पॉलिटिकल फिलोसोफर कहलाएगा। तो मैकियावेली के विचारों में ज्ञान मीमांसक तत्व नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको राजनीतिक दार्शनिक नहीं माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है यहां से क्वेश्चन बन जाए कि मैकियावेली के विचारों में ज्ञान मीमांसक तत्वों की प्रधानता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो सही गलत का पहचान आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली को माना जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे मैकियावेली ने जो शासन व्यवस्था का वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है स्टेट और गवर्नमेंट्स का। ठीक है, क्यों किया है, कैसे किया है, इन सब चीजों पर हम ध्यान देते हैं और यहां पे चीजों को आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैकियावेली इटली के लिए राजतंत्र को आदर्श के कारण नहीं मानता कि वरन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण अपनाने का पक्ष दिया है। ठीक है, देखो मैकियावेली ये नहीं कहता है कि इटली राजतंत्र के आदर्श व्यवस्था है इसलिए इटली के लिए अच्छी है, नहीं। मैकियावेली कहता है कि राजतंत्र इटली में इसलिए आनी चाहिए क्योंकि वहां के लोग क्या हैं, वहां के लोग अनैतिक हैं, लालची हैं, धूर्त हैं। तो जहां पे लालची, धूर्त और अनैतिक व्यक्ति होंगे, वहां पे उसने निरंकुश राजतंत्र या राजतंत्र का समर्थन किया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, मैकियावेली के शासन के वर्गीकरण का जो आधार है, जो उसने बताया कि राजतंत्र कहां होगा और गणतंत्र कहां होगा, रिपब्लिकन कहां होगा और मोनार्की कहां होगा, उसने इस आधार पर बताया कि लोगों का जैसा चरित्र होगा। ठीक है, अगर लोगों का अच्छा चरित्र है तो वहां पे गणतंत्र होगा, और जहां पे लोग अनैतिक होंगे, जहां पे लोग लालची होंगे, लोभी होंगे, वहां पे निरंकुश राजतंत्र होगा। तो मैकियावेली ने कहा कि इटली के लोग लालची, निरंकुश, लोभी हैं, इसलिए इटली के लिए राजतंत्र अच्छा है। लेकिन वहीं उसने फ्रांस और अन्य देशों के लिए क्या बोला कि वहां के लोग अच्छे हैं, इसलिए वहां पे क्या है, वहां पे गणतंत्र होना चाहिए। क्योंकि इसने कहा कि गणतंत्र क्या है, गणतंत्र एक व्यवहारिक व्यवस्था है, एक व्यवहारिक शासन प्रक्रिया है। ठीक है, इतना क्लियर है। मैकियावेली advocated the adoption of monarchy for Italy not because of idol but because of the current circumstances। ठीक है, मैकियावेली ने कहा कि मोनार्की आइडल सिचुएशन नहीं है, बल्कि इटली की ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, इटली का ऐसा सिचुएशन है जिसके लिए हम मोनार्की को वहां पे प्रमोट करेंगे। ठीक है, द बेसिस ऑफ मैकियावेलीज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नेंस इज द कैरेक्टर ऑफ द पीपल्स। ठीक है, जैसा लोगों का कैरेक्टर होगा वैसे मैकियावेली ने कहा कि गवर्नेंस का क्लासिफिकेशन भी उसी फॉर्म में हम करेंगे। यानी जहां पे लोग अच्छे होंगे वहां पे रिपब्लिकन आएगा, जहां पे लोग बुरे होंगे, जहां पे लोग अनैतिक होंगे, इमोरल होंगे, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे मोनार्की को इसने सपोर्ट किया। देखो अब आगे देखो, यहां पे समझने की कोशिश करो। अब देखो, गणतंत्र की अपेक्षा वह राजतंत्र को इटली के लिए अच्छा क्यों मानता है? इसीलिए मानता है कि कहता है कि गणतंत्र इटली में अच्छा नहीं हो सकता, गणतंत्र से अच्छा राजतंत्र है। क्यों इटली के लिए गणतंत्र से अच्छा राजतंत्र क्यों है? क्योंकि वह कहता है कि इटली के लोग क्या हैं, इटली के लोगों का चरित्र कैसा है, भ्रष्ट है। राज्य में, इटली में राज्य की संपत्ति में असमानता है। सारी संपत्ति किसके पास है? पोप के पास। सारी संपत्ति जो है वो है सामंतों के पास, फ्यूडलिज्म के पास है। ठीक है, सारी। और देखो तीसरा कारण कहता है इटली की तत्कालीन व्यवस्था। इटली की तत्कालीन व्यवस्था कैसी थी? इटली की तत्कालीन व्यवस्था में जो था मध्यकाल का प्रभाव था, अंधकार युग का प्रभाव था, डार्क एज का प्रभाव था, धर्म का प्रभाव था,
नैतिकता का प्रभाव था, चर्च का प्रभाव था, पोप का प्रभाव था, राजनीति क्या थी, निम्न स्तर पर थी। इसीलिए उसने कहा कि इटली की तत्कालीन व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसीलिए इटली को सुधारने के लिए उसने राजतंत्र को सपोर्ट किया। ठीक है, उसने क्या किया, राजतंत्र को इटली के लिए अच्छा माना। उसके कारण उसने बता दिए, 3 कारण उसने दे दिए। भ्रष्ट चरित्र, ठीक है। अब देखो, ही हैज गिवन द 3 रीजंस फॉर कंसीडरिंग मोनार्की मोर सुटेबल फॉर इटली देन रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि करप्ट कैरेक्टर ऑफ द पीपल है वहां पे, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ इन द स्टेट्स, द देन द सिस्टम ऑफ इटली, इटली की तत्कालीन व्यवस्था। चलिए आगे देखते हैं। वास्तव में वह राजतंत्र को, अब देखो यहां पे 2 चीजें आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इटली के लिए उसने केवल इटली के लिए बोला कि इटली के लिए ही राजतंत्र अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों का चरित्र कैसा है, भ्रष्ट है। अब वो कहता है कि जिस देश में भी, इटली में ही नहीं, जिस भी देश में लोग भ्रष्ट, लालची, धूर्त, अनैतिक होंगे, वहां पे निरंकुश राजतंत्र ही सबसे अच्छा शासन व्यवस्था हो सकता है। अब देखिए वहां पे वास्तव में वह राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन नहीं मानता। यह बात उसने डिस्कोर्सेज में उसके द्वारा किए गए राज्यों के वर्गीकरण तथा राज्यों के गुण दोषों के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, वह कहता है कि अगर उसका मानना हो तो वह कहता है कि मैं राजतंत्र को सबसे अच्छा नहीं मानता। राजतंत्र तभी अच्छा हो सकता है, राजतंत्र वहीं के लिए, उसी राज्य के लिए या उसी देश के लिए अच्छा है जहां के लोग क्या हो, अनैतिक हो, जहां के लोगों के अंदर क्या हो, करप्शन भरा हुआ हो, भ्रष्टाचार भरा हुआ हो। लेकिन जहां के लोग सद्गुणी, नैतिक और बुद्धिमान होंगे, वहां के लोगों के लिए उसने क्या बोला, वहां के लोगों के लिए रिपब्लिकन होगा, यानी गणतंत्र होगा। गणतंत्र को उसने व्यवहारिक व्यवस्था बोला। इतनी चीजों को आप समझाने के बाद आपके मन में प्रॉपर तरीके से, आपके माइंड में चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। In fact, he does not consider monarchy to be the best form of government. This becomes clear from his classification of state in discuss and his discussion of the merit and demerits of the states. ठीक है, वो कहता है कि हम मोनार्की को लाएं ना लाएं, ये सब मेरिट और डिमेरिट्स के आधार पर लोगों का कैसा करेक्टर है, कैसा करेक्टर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए राज्यों के वर्गीकरण के संबंध में किसको फॉलो करता है, वो अरस्तु को फॉलो करता है, अरस्तु का अनुकरण करता है। जैसे अरस्तु ने बताया राजतंत्र आएगा, राजतंत्र भ्रष्ट रूप में, राजतंत्र जब अच्छा कार्य करेगा तो वह राजतंत्र होगा। ठीक है, देखो एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र होता है, अगर एक व्यक्ति का शासन अच्छा है, कल्याण में है, तो वह राजतंत्र होगा। अगर एक व्यक्ति का शासन अपने हित के लिए है तो क्या हो जाएगा, निरंकुश तंत्र हो जाएगा। तो अरस्तु ने जैसे राज्यों का वर्गीकरण किया है, स्टेट्स का क्लासिफिकेशन किया है, ठीक उसी तरीके से जो है मैकियावेली भी इसका अनुसरण करता है, इसको फॉलो करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले आप समझिए कि राजतंत्र क्या है। राजतंत्र का मतलब है रूल ऑफ 1%। ठीक है, रूल ऑफ 1%, यानी एक व्यक्ति का शासन। ठीक है, अब यहां पे 2 चीजें समझे। एक व्यक्ति का शासन अगर जनता के कल्याण में है, किसके लिए, जनता के कल्याण में है, जन कल्याण में है, सोशल वेलफेयर में है, तब तो यह राजतंत्र होगा। ठीक है, अगर यही राजतंत्र, अगर यही एक व्यक्ति का शासन अपने कल्याण में कर लिया जाए तो क्या होगा, तो वो निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा। ये सब हमने अरस्तु वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अब हमें यहां पे क्या पढ़ना है, हमें देखना है कि मोनार्की और रिपब्लिकन में उसने क्या अंतर बताया है, कौन से शासन को उसने अच्छा बताया। ठीक है, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसको
यह शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप नहीं बल्कि यह क्या है, सैद्धांतिक रूप। सैद्धांतिक रूप से क्या माना इससे, चलो ठीक है, नहीं ये करेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं इसको। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है, यह शासन व्यवस्था का क्या है, राजतंत्र को कहता है सैद्धांतिक रूप में क्या है, ये सैद्धांतिक रूप में यह अच्छा है। ठीक है, ये थ्योरी में क्या है, अच्छा है। लेकिन वहीं पे उसने रिपब्लिक को क्या बोला, रिपब्लिक क्या है, यह शासन का आदर्श रूप है, दिस इज द आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, अब देखो राजतंत्र के लिए क्या कहता है, राजतंत्र वहां पे अच्छा है जहां पे भ्रष्ट और लालची लोगों के लिए यह उपयुक्त शासन व्यवस्था है। इट इज सुटेबल फॉर करप्ट एंड ग्रीडी पीपल्स। ठीक है, और देखो राजतंत्र के लिए क्या बोलता है, यह इटली के लिए अच्छा है क्योंकि इटली के लोग कैसे हैं, लालची और धूर्त हैं। ठीक है, मोनार्की इज द गुड फॉर इटली बिकॉज इटालियन पीपल आर कनिंग एंड ग्रीडी। ठीक है, राजतंत्र का वर्णन उसने कौन सी पुस्तक में किया है, तो राजतंत्र के बारे में उसने डिस्क्राइब किया है द प्रिंस में। ठीक है, किसमें, द प्रिंस नामक पुस्तक में उसने राजतंत्र के बारे में बताया हुआ है। आगे देखिए, द प्रिंस में ही उसने क्या बोला है, शासन कला के बारे में बताया है कि एक राजा को, एक शासक को कैसा शासन करना चाहिए, राजा के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और राजा की, एक किंग की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, इन सब के बारे में वो क्या कहता है, द प्रिंस में डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, अब देखो रिपब्लिकन में क्या कहता है, रिपब्लिकन क्या है, यह एक आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यह गवर्नेंस है। ठीक है, यह सदगुणी और सदाचारियों के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था है। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर वर्चुअस एंड द मोरल पीपल। गणतंत्र क्या है, गणतंत्र जो है रोमन साम्राज्य के लिए अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि वहां के लोग कैसे हैं, सदगुणी और नैतिक और सदाचारी हैं। ठीक है, रिपब्लिकन इज गुड फॉर द रोमन एम्पायर बिकॉज द पीपल देयर आर वर्चुअस एंड गुड नेचर्स। अब देखो गणतंत्र का वर्णन उसने किस बुक में किया है, रिपब्लिकन के बारे में उसने किस बुक बताया है, डिस्कोर्स ऑन लिवियस, या डिस्कोर्स ऑन लिवी में बताया है कि गणतंत्र कैसा है, गणतंत्र कैसी शासन व्यवस्था होती है, गणतंत्र कहां के लिए उपयुक्त है, इन सब का वर्णन उसने किस बुक में किया है, डिस्कोर्स ऑन लिवी में, डिस्कोर्स ऑन लिवी। ठीक है, हमने प्रिंस और डिस्कोर्स ऑन लिवी का भी हमने कंपैरिजन स्टडी पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही। अब देखिए डिस्कोर्स ऑन लिवी में उसने क्या किया, नागरिकों की मांगों और उनके अधिकारों के बारे में वर्णन किया है। डिमांड्स ऑफ सिटीजन्स एंड देयर राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द डिस्कोर्स ऑन लिवी। नागरिकों के अधिकारों के बारे में उसने किस पुस्तक में बात की है, डिस्कोर्स ऑन लिवी। अब जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना, यहाँ से जब मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाऊंगा तो मैं इसी से ही बनाऊंगा, अलग से कुछ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, हाँ मैं अलग से बस एक ही चीज ऐड करूंगा, पी वाई क्यू। ठीक है, पी वाई क्यू कुछ ऐड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं यहां से सारे क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी अच्छे तरीके से। तो आप इसका, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसके लिए बार बार आप यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, पीडीएफ आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं इसी वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। ठीक है, तो वहां पे आप क्लिक करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम के पेज पे जा सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन देख लिया अभी। ठीक है, कि राजतंत्र किसके लिए अच्छा है और गणतंत्र किसके लिए अच्छा है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, या नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी, अरस्तु का अनुसरण करते हुए मैकियावेली ने शासन को कितने भागों में डिवाइड किया है, 6 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, फॉलोइंग अरिस्टोटल मैकियावेली डिवाइडेड गवर्नेंस इनटू 6 पार्ट्स। उसने बताया शासन का एक सामान्य रूप होता है। सामान्य रूप का मतलब जब शासन जो है जनता के कल्याण में, जन कल्याण में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, शासन का सामान्य रूप। जब वही शासन अपने हित के लिए हो, शासक अपने हित में करे, तो वो क्या आ जाता है, उसी को डिस्टॉर्टेड फॉर्म भी कहते हैं या विकृत रूप भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो शासन का सामान्य रूप होता है राजतंत्र, मोनार्की जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगर मोनार्की जो है, मोनार्की अगर निरंकुश तंत्र में बदल जाए, या मोनार्की जो है एक राजा जो है अपने हित के लिए काम करना शुरू कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको निरंकुश तंत्र बोलते हैं।
यानी निरंकुश तंत्र शासन तब आएगा, जब टायरेनी तब आएगा जब राजा अपने हितों को केवल ध्यान में रखे, केवल अपने हितों को ध्यान में रखे, जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है। कुलीन तंत्र में होता है कुछ लोगों का शासन। कुछ लोगों का शासन क्या है? कुलीन तंत्र है। कुछ लोगों का शासन अगर जनता के कल्याण के लिए है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको अरिस्टोक्रेसी या कुलीन तंत्र बोलते हैं। अगर यही कुछ लोग केवल अपने हित में शासन करें तो क्या हो जाएगा? ये ओलिगार्की या गुट तंत्र या वर्ग तंत्र में बदल जाता है। ठीक है। गणतंत्र का मतलब है बहुत सारे लोगों का शासन है, बहुत सारे लोग मिल करके, यानी कि किसी देश की जनता मिल करके खुद शासन चला रही है और देश के कल्याण के लिए शासन चला रही है, तब तो उसको गणतंत्र बोल सकते हैं। लेकिन अगर देश की जनता केवल अपने अपने हितों के लिए ही कानून बनाना स्टार्ट कर दे तो इसको क्या बोला जाएगा? भीड़ तंत्र या मोबोक्रेसी या डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? सामान्य और विकृत रूपों की चर्चा उसने की है। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, सामान्य रूप का मतलब है कि जब वह जनता के कल्याण के लिए हो, जन कल्याण के लिए हो, यानी सोशल वेलफेयर के लिए हो। ठीक है। आगे देखते हैं डनिंग जो है, कुछ डेफिनेशन है, या डेफिनेशन या कोटेशन कह सकते हैं। ठीक है। कोटेशन है, अरस्तु की भांति मैकियावेली का झुकाव गणराज्य व्यवस्था की ओर है और इस संबंध में उसके विचार यूनानियों से मिलते हैं। तो ऐसा किसने कहा? डनिंग ने कहा। ठीक है। डनिंग और शेबाइन ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने बोला कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति में ऐतिहासिकता का कोई अस्तित्व तो नहीं है, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग इसने नहीं किया है। फिर शेबाइन का स्टेटमेंट देखते हैं, मैकियावेली ने गणतंत्र का जहां संभव हो और राजतंत्र का जहां आवश्यक हो समर्थन किया है, किंतु कुलीन तंत्र के संबंध में उसकी राय क्या है? विपरीत है। यानी कहने का मतलब है कि शेबाइन कहता है मैकियावेली ने देखा जहां की जनता अच्छी है वहां के लिए गणतंत्र है। ठीक है। और जहां की जनता बेकार है, लालची है, वहां के लिए राजतंत्र अच्छा है। तो मैं शेबाइन ये कह रहा है कि मैकियावेली के पास इतना दिमाग था कि उसने यह विचार विमर्श किया, उसने यह सोचा कि जहां की जनता बेकार है वहां के लिए क्या है? राजतंत्र है, अच्छा है, और जहां की जनता अच्छी है वहां के लिए उसने गणतंत्र को आवश्यक बता दिया। लेकिन मैकियावेली ने कभी भी कुलीन तंत्र का समर्थन नहीं किया। ठीक है। कभी भी कुलीन तंत्र का समर्थन नहीं किया। मैकियावेली के ओपिनियन में कभी भी एरिस्टोक्रेसी को इसने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। इसने हमेशा एरिस्टोक्रेसी का क्या किया है? ऑपोजिशन किया है, विरोध किया है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये स्टेटमेंट है, आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद होता है तो भी ठीक है ना। बहुत ज्यादा एग्जाम में बहुत, अगर 100 क्वेश्चन का पेपर, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में तो ये 4-5 ही पूछता है, ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हाँ याद हो जाता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बार बार पूछता है कि, ये पूछता है एग्जाम में कि मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति जो है अपने पिता की मृत्यु को या अपने पिता के हत्यारे को जल्दी से भूल जाता है, सरलता से भूल जाता है, लेकिन वो अपनी संपत्ति के विनाश को या जिस व्यक्ति ने उसकी संपत्ति का विनाश किया है उसको मैकियावेली कहता है कि वह, मैकियावेली कह रहा है कि वह कभी भी नहीं भूलता उसे। ठीक है। तो मैकियावेली कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने पिता के हत्यारे को आसानी से भूल जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के विनाश को नहीं भूल पाता है। तो ये बात ध्यान रखना, ये वाले स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी इतना डीप में स्टेटमेंट का कोई लॉजिक नहीं होता। हाँ एग्जाम में भाई पूछ लिया तो वो अलग बात है, बाकी इतना कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र दो ही चीज का समर्थन किया है, ध्यान रखना आप। दो के अलावा किसी कोई भी चीज समर्थन ही नहीं दिया। राजतंत्र का समर्थन वहां किया जहां की जनता क्या हो? लालची हो, लोभी हो, अनैतिक हो। लेकिन गणतंत्र का समर्थन किसने किया? फ्रांस जैसे देशों के लिए, क्योंकि वहां की जनता क्या थी? वहां की जनता सद्गुणी, नैतिकतापूर्ण और सदाचारी थी। तो गणतंत्र का प्रयोग उसने वहां किया जहां पे जनता सद्गुणी हो। लेकिन उसने कुलीन तंत्र का क्या था? वह विरोधी था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन जाए, मैकियावेली राजतंत्र, गणतंत्र और कुलीन तंत्र तीनों का समर्थन किया, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर ऐसे आ जाए, मैकियावेली ने कुलीन तंत्र का समर्थन किया है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैकियावेली ने कुलीन तंत्र को राजतंत्र और मध्यम वर्ग का क्या माना है? विरोधी मानता था।
ठीक है, मैकियावेली वाज सपोर्टर ऑफ मोनार्की एंड रिपब्लिक एंड staunch opponent of aristocracy because he considered aristocracy to be the enemy of monarchy and the middle class। ठीक है, उसने राजतंत्र, मोनार्की एंड रिपब्लिकन का सपोर्ट किया है, रिपब्लिक और मोनार्की को सपोर्ट किया है, लेकिन उसने कभी भी अरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया है। बस ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही ये आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि इसके आगे की पीपीटी बनेगी तभी वीडियो आगे बन पाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर है कि आप कमेंट में बताएं कि संप्रभुता का विचार किसने दिया। ठीक है, हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ सॉवरेंटी, पहली बार संप्रभुता का विचार किसने दिया। ठीक है, संप्रभुता का प्रत्यक्ष विचार कह सकते हैं, ये संप्रभुता का वास्तविक विचार किसने दिया। ठीक है, क्योंकि संप्रभुता का जो विचार मैकियावेली ने भी दिया है, लेकिन मैकियावेली के विचारों में प्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता का विचार दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वीडियो आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।